This call is now being recorded. तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत भाग 3 अनुच्छेद 22 जो बताता है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में। तो जो आपका अनुच्छेद 22 है वो क्या है आपका कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के संबंध में ये उपबंध करता है। तो इसको पहले समझने का प्रयास करते हैं कि देखिए हमने अनुच्छेद 21 में पढ़ा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण के बारे में। तो जब आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण प्रदान किया गया है तो उसमें क्या लिखा था उसके उपबंध में कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही उसको क्या कर सकते हैं, उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जा सकता है और अन्यथा नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण भी उसी से संबंधित है। जब भी हम देखें स्वतंत्रता व्यक्ति, जो भी सब स्वतंत्रता की बात करते हैं, स्वतंत्रता और व्यक्ति, इनके दोनों के बीच का बहुत ही एक गहरा संबंध होता है, टूट संबंध होता है। कि जब हम स्वतंत्रता की बात करेंगे तो वो क्या है, व्यक्ति के संबंध में है। स्वतंत्रता है तब व्यक्ति है, व्यक्ति है तो स्वतंत्रता है, इस टाइप की चीजें हैं। और जो स्वतंत्रता होती है वो क्या होती है, किसी व्यक्ति के हमेशा साथ ही साथ वो जीवन उसके चलती है, उसके साथ वो उसी के साथ पैदा होता है और उसी के साथ वो मर जाता है। कोई भी व्यक्ति जो पैदा होता है वो स्वतंत्र होता है, मरने के बाद भी वो स्वतंत्र होता है, मरने तक वो स्वतंत्र ही रहता है, ऐसा एक माना जाता है। तो क्या कहता है कि व्यक्ति इसी के लिए अनुच्छेद 21 के तहत क्या मिला है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान रखा गया है। तो उसमें क्या है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता पर अंकुश माना जाता है कि यदि वो कानून या जो व्यवस्था बनाई गई है, कानून व्यवस्था का पालन नहीं करता है तब उसको किया जा सकता है। तो जो आपका 22 है वो क्या है कि गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण के बारे में, कि आपको यदि कभी कोई गिरफ्तार करता है, मतलब अर्थात गिरफ्तार करना क्या होता है, किसी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से उसको वंचित करना, ठीक है। और निरोध क्या होता है, निरोध भी क्या होता है, किसी एक स्थान में उसको रोके रखना, ठीक है। तो उन दशाओं के बारे में है जिसमें गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण प्रदान करने के लिए जो अनुच्छेद 22 में बताया गया है। तो इसके याद रखना कुल सात उपबंध इसके तहत बताए गए हैं, ठीक है। तो इसका जो उपखंड एक है, खंड एक है, वो क्या कहता है, किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा करने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा, ठीक है। तो ये पहला जो है आपका, ये क्या बताता है कि किसी व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति के बारे में बातें चल रही हैं कि जिसको क्या किया गया है, गिरफ्तार किया गया है, और ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना, ठीक है। तो ये जो उसको गिरफ्तार करने के कारण जो भी हैं कि आपने किसी अपराध के समय के क्या नाम कारण उसको गिरफ्तार किया है, या आपके द्वारा कोई ऐसा कार्य किया गया है जो विधि विरुद्ध है तो उसके कारण उसको गिरफ्तार किया गया है। तो ऐसे गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तो यदि उसने कोई ऐसा कार्य किया नहीं है या ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके लिए उसको जबरदस्ती पकड़ा गया है, तो उसके जो पकड़ना या गिरफ्तार करने के कारणों को उसको बताना जरूरी है, बिना किसी कारण के उसको निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। आप लोग एक मिनट ठीक है। फिर तो क्या बातें चल रही थी हमारी, हाँ, तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बारे में चल रही थी कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है
तो ऐसी गिरफ्तारी के कारणों से यथाशीघ्र अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा, या अपनी रुचि के विधि व्यवसायी से परामर्श करने और प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित नहीं रखा जाएगा। अर्थात क्या है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है तो उसके भी कुछ अधिकार होते हैं। कोई भी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है किसी भी अपराध के कारण, ठीक है, किसी भी कारण से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, अर्थात यह है कि उसने वो अपराध तो किया, तो वो अभी क्या केवल एक अभियुक्त के तौर पर है, उसके ऊपर एक संदेह है, उसके अभी अपराध साबित नहीं हुआ, क्योंकि अपराध साबित कहाँ होगा, आपका न्यायालय में होगा। तो न्यायालय के द्वारा जब तक अपराध साबित नहीं कर दिया जाता तब तक वो दोषी तो होगा नहीं, ठीक है। तो कोई भी जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाता है तो उसके भी कुछ मानव अधिकार या जो मूल अधिकार है वो निर्धारित रहते हैं। अब उन अधिकारों के बारे में ये बताता है कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति को जब तक बिना किसी कारण के, पहली बात तो गिरफ्तार किया नहीं जाएगा, अर्थात यह है कि जब भी उसको गिरफ्तार किया जाएगा तो उससे उसने कोई भी जो कार्य किया हो विधि विरुद्ध हो तो उसकी सारी बातों को उसको बताया जाएगा, ठीक है, कि आपने ऐसा कार्य किया है, इस वजह से आपने किसी का मर्डर किया, आपने किसी के यहाँ चोरी की, आपने किसी के साथ छल कपट किया, या आपने किसी प्रकार का अन्य कोई अपराध किया, इस वजह से आपको क्या कराया गया है, यहाँ पे निरुद्ध किया गया है या रखा गया है, तो उन कारणों को उसको बताना। फिर कोई व्यक्ति जब गिरफ्तार हो गया है तो उसको उसकी जो पसंद का है, जो उसकी रुचि के अनुसार जो भी विधि व्यवसायी होगी, अर्थात उसके पसंद के वकील से परामर्श करने और उसको प्रतीक्षा करने के अधिकार से उसको अधिकार प्रदान किया जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो है आपका है जो उपखंड 1 है उसके किस बारे में, गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकारों के संबंध में है, कि गिरफ्तारी के कारणों, उसके रुचि के व्यवसायी से परामर्श करने और उसको प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से उसको वंचित नहीं रखा जाएगा, इस संबंध में जो खंड 1 है वो कहता है, ठीक। यहाँ तक क्लियर होगा। आज हम यस लोग सर। केवल आपके संवैधानिक उपबंधों को पढ़ेंगे, और जो कल की क्लास होगी तो इसके फिर हम क्या है जो न्यायिक निर्णय होंगे उनके माध्यम से इसको समझने का और अच्छे से प्रयास करेंगे, ठीक। जो आपका दूसरा उपखंड है वो क्या कहता है, प्रत्येक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है और अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा, और ऐसे किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना उक्त अवधि से अधिक अवधि के लिए अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। तो पहला वाला जो उपखंड है वो क्या है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति के संबंध में है कि उसको गिरफ्तारी जिसके लिए की गई है ना, उसके जो कारण है उसको बताया जाएगा, उसको उसके पसंद का विधि व्यवसायी या वकील से परामर्श करने के लिए और उसका केस लड़ने के लिए उसको बोलने का, जैसे आपको व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, वो थाने में बैठा है तो उसको बोला जाएगा कि आप अपने पसंद के जो भी एडवोकेट होंगे या वकील होंगे उनसे बात कर सकते हैं, उनको बुलाकर उनसे मिल सकते हैं कि आपके वो केस को लड़े और उसके आपकी प्रतिरक्षा करने के अधिकार से उसको वंचित नहीं रखेगा। सेकंड वाला बोलता है कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, और उसको किसी अभिरक्षा, अर्थात यहाँ पे शब्द दिया गया अभिरक्षा, तो ये अभिरक्षा क्या है, किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी पुलिस थाने में या किसी स्थान विशेष में निरुद्ध रखने, अर्थात उसको वहां पे बंद करके रखने के हिसाब से है, ठीक है। किसी अन्य व्यक्ति की रक्षा में रहने वाले को क्या बोलेंगे, अभिरक्षा, ठीक है। तो अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है तो गिरफ्तारी के स्थान से, तो कोई भी जो स्थान है जहां से उसको गिरफ्तार किया गया और वहां से मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक, ठीक है, किसी भी स्थान से अगर उसको गिरफ्तार किया गया तो ये देखा जाएगा कि मजिस्ट्रेट के न्यायालय तक जाने तक की जो आवश्यक समय है उसको छोड़कर ऐसी गिरफ्तारी से 24 घंटे की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अर्थात यह है कि जब भी किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार करेंगे, जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा, ठीक है, और तो गिरफ्तारी करने के बाद उसको गिरफ्तारी के समय से लेकर 24 घंटे के भीतर उसका जो निकटतम जो भी मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उसको पेश किया जाएगा, ठीक, उसके बारे में है। और उसमें क्या है कि वो 24 घंटा क्या हो सकता है कि किसी व्यक्ति को एक स्थान से गिरफ्तार किया गया और जो मजिस्ट्रेट जहां पे उसको पेश करना है तो उसकी जो दूरी है, ठीक है, उसके समय को छोड़कर, अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, आपका जैसे रायपुर की बात कर लें, जैसे आप छत्तीसगढ़ में बात कर लें, कोई बिहार जो दुर्गम स्थान है, ठीक है, वहां से गिरफ्तार किया गया, जैसे हम अबूझमाड़ जैसे एरिया से गिरफ्तार किया, वहां से जो भी मजिस्ट्रेट जो नियरेस्ट होगा तो वहां तक आने में मान लो आपको 4 घंटे लगते हैं या 5 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो वो 24 घंटे में उसको जोड़कर देखा जाएगा,
ठीक है, तो उसको जोड़कर 24 घंटे माना जाएगा, 24 घंटे प्लस वो समय, है ना। तो कभी भी क्या है कि किसी भी गिरफ्तार व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने लाने का क्या उद्देश्य ये है, जो मेन जो उसका उद्देश्य ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसकी गिरफ्तारी के कारणों के साथ अभी उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, तो ऐसी गिरफ्तारी क्या होगी, हमेशा वैधानिक होती है, वो अवैधानिक नहीं हो सकती, किसी प्रकार की जबरदस्ती उसमें नहीं हो सकती। ठीक है, कि आपने कोई अपराध किया तो वो क्या है, फिर वो केस आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा, वो न्यायालय में चलेगा, और मजिस्ट्रेट जो है वो फिर ऑर्डर देगा, तो क्या है, जो भी व्यक्ति को जिसकी जैसे पुलिस थाने की अभिरक्षा में रखा गया, तो उसको वहां के बाद जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया जाएगा, तो वहां से उसको निकटतम जो भी थाना जेल होगा, ठीक है, उप जेल होगा या जेल होगा, वहां पे भेज दिया जाएगा। तो ये आपका है दूसरा उपखंड। फिर आपका बोलता है खंड जो तीसरा है वो क्या कहता है, खंड 1 और 2। तो ये जो 1 और 2 की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को लागू नहीं होगी, अर्थात ये जहां पे गिरफ्तारी के लिए जो अधिकार दिए हैं और यहाँ पे पेश मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने की बात किन पर लागू नहीं होगी, इसको बताया गया है खंड 3 में। तो बोला है कि क में तत्समय शत्रु अन्य देशीय है, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया। तो यहाँ पे क्या है कि ये दो ऊपर की जो दो बातें हैं वो किन पर लागू नहीं होगी, इसके बारे में बात कहता है खंड 3। तो तो पहला है जो क है खंड 3 का उपखंड क, वो क्या बोलता है, तत्समय शत्रु अन्य देशीय, अर्थात ये उन व्यक्ति को बताता है जो शत्रु देश का व्यक्ति हो। अब जैसे किसी देश का, जैसे भारत देश का जो भी शत्रु देश है, उसका कोई व्यक्ति हो, उस पर ये चीज लागू नहीं होगा। ठीक है, कि उसको गिरफ्तार करने के बाद उसकी अभिरक्षा और उसके व्यवसायी से बात एडवोकेट से बात करने का उसको अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो वह इसके ऊपर लागू नहीं होगा। दूसरा, उसको अगर निकटतम मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले गया गया तो भी ये लागू नहीं होगा। ठीक है, तो ये किस पे लागू नहीं होगा, दो बातें, जो तत्समय शत्रु अन्य देशीय है, जो अन्य देश का जो शत्रु है, ठीक है, जो व्यक्ति क्या है, अन्य देश का शत्रु, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलियन एनिमी बोला जाता है, अन्य देश का जो शत्रु होता है उसको। फिर दूसरा है निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे निवारक निरोध ये क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करो कि निवारक निरोध मतलब देखो, जो शासन व्यवस्था होती है उसको चलाने के लिए कई प्रकार की निवारक निरोध विधियां बनाई गई है। अब निवारक निरोध विधियां क्या होती है, कि जब आपको पता है कि कोई व्यक्ति देश के खिलाफ काम करेगा, तो यह है कि आप अगर देश की अखंडता को तोड़ने का प्रयास करते हो, देश की एकता को तोड़ने का प्रयास करते हो, तो उसके लिए कुछ निवारक निरोध विधियां बनाई गई है, कि वो चीजें उसके तहत परिभाषित की गई है, उस प्रकार के कार्य को। ठीक है, जैसे कोई तो आपको ये याद रखना है कि जब भी गिरफ्तारी होती है, ठीक है, गिरफ्तारी और निवारक निरोध, इस दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, याद रखिएगा कि जब भी गिरफ्तारी होगी तो वो किसमें होगी, गिरफ्तार किया गया मतलब कोई अपराध कारित किया गया है या उसका प्रयत्न किया गया है। ठीक है, किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया या करने का प्रयास किया, तब उसके उसके बाद की जो स्थिति होगी वो होगी उसकी गिरफ्तारी। जो निवारक निरोध विधि होता है उसके तहत क्या होता है कि अपराध करने से पूर्व उसकी गिरफ्तारी। जैसे कोई जो आपका कोई निवारक निरोध विधि बनी हुई है जिसके तहत यह है कि जो व्यक्ति समाज या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो। अब जैसे आपको समझ आया, राष्ट्र विरोधी या समाज विरोधी गतिविधियां कोई करने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, जैसे कोई सभा आयोजित किया है और उन्होंने प्लान करना बैठ के कि कल हम जाकर किसी कार्यालय में आक्रमण करेंगे या वहां बम फेंकेंगे या किसी धर्म के से संबंधित अपराध करेंगे, किसी मस्जिद को तोड़ने का प्रयास करेंगे, किसी मंदिर को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो ये सारे जो कार्य होंगे ये क्या होंगे, आपका समाज और जो आपका राष्ट्र के विरोधी गतिविधियों के तौर पे। ठीक, तो ऐसी चीजों में क्या है कि आपका जब गिरफ्तारी होगा तो वो अपराध कार्य करने के बाद होता है, उसके लिए गिरफ्तार। और निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी होगी उस अपराध को होने से बचाने के लिए इस विधि को बनाया गया, तो उसके तहत उसको गिरफ्तार कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये दो बातें इसमें है कि तत्सम शत्रु अंतर्देशी पर लागू नहीं होगा, दूसरा निवारक निरोध विधि का निरोध जो विधि है उसके उपबंध के अधीन गिरफ्तार या निरुद्ध किया गया तो उस पर लागू नहीं होगा। ठीक है, फिर आपका आगे जो कहते हैं 4, निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना अपराधिकृत नहीं करेगी जब तक कि
अब ये जो उपखंड 3 में जो बताया गया था निवारक निरोध विधि, ठीक है, इसको हम लोग कल विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे और अच्छे से। ठीक है, इसमें बहुत सारी विधियां आती है, जैसे निवारक निरोध अधिनियम 1950, उसके बाद आपका आता है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम जिसको मीसा एक्ट बोलते हैं 1971, फिर आपका आता है प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ एक्सेशनल कमोडिटी ऑर्डिनेंस 1979, फिर आपका आता है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। ठीक है, तो इस प्रकार का कार्य उसमें आता है, मतलब इस प्रकार का अधिनियम बना है जिसके तहत वह निवारक निरोध विधि काम करती है। तो इन विधियों के तहत क्या बोला है उसके संबंध में, इन विधियों के संबंध में उपखंड 4 है। ठीक है, तो निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि, अर्थात ये बोल रहा है कि कोई भी जो निवारक निरोध विधि बनी हुई है, जैसे कोई निवारक निरोध अधिनियम 1950 हो, या आपका राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 हो, या आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 हो, तो इसके तहत कोई विधि बनी हुई है और किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि, ठीक है, तो इस विधि के तहत आपको क्या है कि किसी कार्य को होने या किसी अपराध को होने से रोकने के पहले आपको व्यक्ति को गिरफ्तार करने या निरुद्ध करने का अधिकार दिया गया है। तो ऐसा अधिकार क्या है कि आपका 3 मास से अधिक का नहीं होगा, आप किसी भी व्यक्ति को 3 मास तक के लिए गिरफ्तार कर सकते हो यदि आपको 3 मास से अधिक आगे के लिए है। ठीक है, क्या बोला, कोई विधि किसी व्यक्ति का 3 मास से अधिक अवधि के लिए तब तक निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जब तक कि, तो 3 माह से अधिक कब करेगी उसके लिए बताया गया। पहला, का ऐसे व्यक्ति से जो उच्च न्यायालय से के न्यायाधीश हैं या न्यायाधीश रहे हैं या न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अहर्तित है, मिलकर बने सलाहकारी बोर्ड ने 3 मास की उक्त अवधि की समाप्ति से पहले यह प्रतिवेदन नहीं दिया कि उसकी राय से ऐसे निरोध के पर्याप्त कारण है, परंतु इस उपखंड की कोई बात किसी व्यक्ति का इस अधिनियम इस उस अधिकतम अवधि की से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध किया जाना प्राधिकृत नहीं करेगी जो खंड 7 के उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा विहित की गई है, या ऐसे व्यक्ति को खंड 7 के उपखंड क और उपखंड ख के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि के उपबंधों के अनुसार निरुद्ध नहीं किया जाता है। तो देखिए, इसके लिए आप सिंपल से अभी ये समझिए कि निवारक निरोध विधि जो भी बनी हुई है उसके तहत आप किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते हो, तो उस गिरफ्तार व्यक्ति को कब तक निरुद्ध कर सकते हो या उस व्यक्ति को कब तक अपने कब्जे में रख सकते हो, 3 मास तक रख सकते हो, जैसे आपको 3 मास की अवधि पूरी होने वाली हो। ठीक है, तो उसको आपको अगर आगे समय के लिए रखना है तो आपको क्या होगा, एक सलाहकारी बोर्ड से 3 मास की समाप्ति से पहले आपको उसके पास एक प्रतिवेदन देना पड़ेगा या एक उसको रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी कि आपको उस व्यक्ति का निरोध और आगे समय तक के लिए करना है, और वह क्यों करना है उसके लिए आपको पर्याप्त कारण देने होंगे। ठीक है, अब जब इसका 7वां उपखंड पढ़ेंगे तो उसके द्वारा बनाई गई विधि के अनुसार क्या है उसको निरुद्ध नहीं किया जा सकता के बारे में बताता है, उसको आगे देखेंगे। अब आपका 5वां क्या है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है और उस आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए उसे यथाशीघ्र अवसर देगा। तो ये आपका जो 5वां है वह बताता है कि निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण में, अर्थात जो निवारक निरोध अधिनियम बना हुआ है उसकी जो विधि है अर्थात जो अधिनियम है के अधीन दिए गए आदेश, मतलब उस विधि के अधीन जो भी अधिकारी होगा वो आदेश देगा के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, अर्थात उस विधि का उल्लंघन किसी ने किया, उस विधि के जो प्राधिकारी होंगे वो आदेश देंगे कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो या निरुद्ध कर लो। ठीक है, तो आदेश के अनुसरण में जब किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है तब आदेश करने वाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को यह संसूचित करेगा कि वह आदेश किन आधारों पर किया गया है। ठीक, तो इसमें वो है कि आपको अगर किसी निवारक निरोध विधि के अंतर्गत आदेश दिया गया है तो उसका जो प्राधिकारी है वह बताएगा कि उस व्यक्ति को किस आधार पर निरुद्ध किया गया है और उस दशा के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए यथाशीघ्र अवसर देगा। मतलब जैसे आपका हम लोगों ने पढ़ा था उपखंड 1 और 2, तो उसके तहत ये चीजें उसी के समान रहेगी, लेकिन इसकी जो चीजें वो डिफरेंट रहेगी। उसमें आपको 24 घंटे वाला नियम है, तो इसमें वो चीजें दूसरे टाइप से, इसमें भी आपको क्या है प्राधिकारी को आदेश के आदेश का आधार बताया जानने का आपको भी अधिकार दिया है और आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए यथाशीघ्र अवसर देगा।
अभ्यावेदन अर्थात आपका निवेदन करना या एक प्रकार से रिक्वेस्ट डालना कि आप उसके लिए आपको अवसर प्रदान करने के बारे में पांचवा बताता है। ठीक है। अब खंड 5 में आपको बता दिया है कि उसको उसकी जानकारी देने के बारे में बोला है। 6 क्या कहता है कि खंड 5 की किसी बात से ऐसे आदेश जो उस खंड में निर्दिष्ट है करने वाले प्राधिकारी के लिए ऐसे तनयों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिनको प्रकट करना ऐसे प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता है। तो क्या है कि वो जो निवारक निरोध अधिनियम के तहत वह कार्रवाई कर रहा है। अब उसके तहत उसको कारण जानने का अधिकार है जिस व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है। लेकिन अगर लोक सेवक को लगता है या लोक प्राधिकारी को लगता है कि ऐसी जानकारी देना लोकहित के खिलाफ होगा तो ऐसी जानकारी वह नहीं देगा, तो वह उसके द्वारा किसी उपबंधों का उल्लंघन नहीं होगा। अर्थात यह है कि आवश्यक नहीं होगा कि ऐसी प्रकट करना जिन्हें प्रकट करना प्राधिकारी लोकहित के विरुद्ध समझता हो। अगर प्राधिकारी को लोकहित के विरुद्ध लगता है तो उन चीजों को क्या करेगा, आपका जब जानकारी नहीं देगा। फिर जो आपका धारा 7 उपखंड 7 है वो बताता है कि संसद विधि द्वारा भेद कर सकेगी किन परिस्थितियों के अधीन और किन वर्गों या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 मास से अधिक अवधि के लिए खंड 4 के उपखंड का और उपबंधों के अनुसार सलाहकारी बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना निरुद्ध किया जा सकेगा। ठीक है। तो जब हम लोगों ने 4 पढ़ा तो 4 में क्या पढ़ा था कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को मिलाकर एक सलाहकारी बोर्ड बनेगी जो 3 माह की अवधि को एक्सटेंड करने के लिए परमिशन देने के लिए कार्य करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, संसद क्या कर सकती है, उन्हीं विधियों में ये चीजें उपबंधित कर सकती है कि उन सलाहकारी बोर्ड की जो राय है वो प्राप्त किए बिना भी उसको निरुद्ध किया जा सकेगा। ठीक है। कि आपको 3 मास की अवधि पूरी हो गई तब भी आपको सलाहकारी बोर्ड की क्या है, राय लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर खा बोलता है किसी वर्ग या वर्गों के मामले में कितनी अधिकतम अवधि के किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली विधि के अधीन निरुद्ध किया जा सकेगा और खंड 4 के उपखंड क के अधीन की जाने वाली जांच में सलाहकारी बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी। तो ये सारी चीजें क्या है कि वर्ग विशेष के लिए तो संसद विधि बनाएगी, प्रक्रिया के विषय में संसद विधि बनाएगी। ठीक है। 3 माह से अधिक अवधि के लिए संसद विधि द्वारा बना देगी। ठीक है। तो ये आपका अनुच्छेद 7 ये कहता है। तो आपको ये इसके जो कॉन्स्टिट्यूशनल वो चीजें हैं उनको समझ आ गई होगी कि जो आपकी कुछ दशाओं में गिरफ्तारी निरोध से संरक्षण के बारे में बताता है। तो आपको याद रखना है कि दो ही प्रकार की आपकी जब आप व्यक्ति को क्या किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है या जो गिरफ्तारी के प्रकार उसको 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो उसका सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तारी होगा, जो गिरफ्तारी संबंध हम देखते हैं। तो जो सामान्य आप जो सामान्य विधि है जैसे आपका भारतीय दंड संहिता है, सिविल प्रक्रिया संहिता है। ठीक है। और आपका जो साधारण विधि, जितनी भी प्रचलित साधारण विधि होती है, एससी एक्ट होती है, ये सब साधारण विधि है। इसके अंतर्गत जो भी नियम बताएंगे उसके तहत गिरफ्तारी हो जाएगी। फिर निरोध, जो साधारण निरोध, फिर दूसरा आता है निवारक निरोध विधि, अर्थात उन विधियों के बारे में जो किसी व्यक्ति को उस कार्य को रोकने के लिए, निवारक मतलब क्या होता है कि किसी कार्य को होने से पहले उसका निवारण कर दिया जाए, उसका उपचार कर दिया जाए। तो कोई व्यक्ति है जो देश की अखंडता के खिलाफ कार्य करने का प्रयास कर रहा है, जैसे कोई व्यक्ति आपको ऐसा समझिए कि कोई गोला बारूद इकट्ठा करता है, तो इसका मतलब यह है कि उसको कहीं ना कहीं फोड़ेगा। तो वो क्या है, देश की एकता अखंडता पर वो किसी ना किसी प्रकार से वो प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसे व्यक्ति को क्या है, निवारक निरोध विधि के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है। तो 2 प्रकार से गिरफ्तारी की जाती है, इसको याद रखिएगा। बाकी की चर्चा हम लोग कल की क्लास में करेंगे।